हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ब्रेन विन में। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखो, इससे पहले हम जो डिस्कस कर चुके हैं, इसमें हमने एनर्जी प्रोफाइल डिस्कस किया था, ट्रांजिशन स्टेट, इंटरमीडिएट, रिएक्शन कोऑर्डिनेट पे हमने डिस्कशन किया था। तो देखो, किसी भी केमिकल रिएक्शन में, ठीक है, दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल एक दूसरे को अप्रोच करते हैं, बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो जब किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट मिलके जब प्रोडक्ट बनाते हैं तो वो दो पाथवेज को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट जो है वो दो तरीके से आ सकता है। पहला पहला ये कि जब रिएक्टेंट, देखो, क्योंकि एक रिएक्शन मिक्सचर में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, तो और हर मॉलिक्यूल का कन्फिग्रेशन हो सकता है डिफरेंट हो, ओरिएंटेशन डिफरेंट हो। तो कुछ मॉलिक्यूल बहुत कम एनर्जी होने के बावजूद भी, कुछ बहुत कम एक्टिवेशन एनर्जी होने के बावजूद भी रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना सकते हैं, और वो बहुत फटाफट बनेगा। क्यों? एनर्जी बहुत कम इन्वॉल्व है उसमें। बट कुछ मॉलिक्यूल और उनका ओरिएंटेशन ऐसा होता है कि वो बहुत ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, तब जाके एक स्टेबल प्रोडक्ट बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कि ये एक प्रोडक्ट है, इसको हमने एनर्जी दी, एक्टिवेशन एनर्जी दी, और इसने एक हमें प्रोडक्ट दिया। ठीक है, और यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि इस रिएक्टेंट और इस प्रोडक्ट के बीच में डेल्टा जी, ठीक है, गिब्स एनर्जी या फ्री एनर्जी जो है बहुत कम है। ठीक है, ओके। और दूसरा, हमने एक रिएक्टेंट को और ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी दी, और इसने हमें जो एक प्रोडक्ट दिया वो बहुत ज़्यादा लो एनर्जी का है। यानी इस रिएक्टेंट और इस प्रोडक्ट के अंदर के बीच डेल्टा जी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, यानी बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि इस पाथवे में इसको कम एक्टिवेशन में ही प्रोडक्ट दे रहा है, ये जो रिएक्टेंट है कम एक्टिवेशन एनर्जी होने के बावजूद भी हमें प्रोडक्ट बना दे रहा है। तो अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम है तो इसका मतलब क्या है कि मॉलिक्यूल फास्ट रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, क्योंकि जब देखो जब हम किसी रिएक्शन मिक्सचर को हीट करते हैं, एनर्जी देते हैं, तो मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़नी शुरू हो जाती है। तो क्योंकि इसका एक्टिवेशन एनर्जी बहुत कम था, तो इसने थोड़ी सी एनर्जी लेते ही रिएक्ट कर लिया। ठीक है, और प्रोडक्ट दे दिया। क्लियर है? ओके। और दूसरा, जबकि हमारा जो पाथवे है उसमें क्या है कि मॉलिक्यूल एनर्जी एब्जॉर्ब करता गया, और बहुत टाइम के बाद जब इसकी एक एक्टिवेशन एनर्जी एक लेवल पे आई, ठीक है, जो इसे कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा थी, फिर इसने क्या किया, बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी लूज की, और यहाँ पर एक प्रोडक्ट बनाया जो रिएक्टेंट के कंपैरिजन में काफ़ी नेगेटिव एनर्जी वाला था। यानी डेल्टा जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। इसका मतलब ये मोर स्टेबल है। ठीक है, मोर इक्विलिब्रियम के टुवर्ड्स, मोर इक्विलिब्रियम में है। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि ये रिएक्टेंट इस पाथ को फॉलो करता है तो प्रोडक्ट फटाफट बन जाता है, बहुत जल्दी बन जाता है। ठीक है, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी इसकी कम है। ठीक है, तो जितनी एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी, मॉलिक्यूल उतनी जल्दी रिएक्ट कर जाएगा। ठीक है, यानी किसी रिएक्शन को किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के कन्फिग्रेशन में, दोनों मॉलिक्यूल इस तरीके से कन्फिगर्ड हैं कि थोड़ी सी एनर्जी में भी ये रिएक्ट कर जा रहे हैं, तो इसका मतलब प्रोडक्ट फास्ट बन रहा है। और यहाँ पर क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, तो इस एक्टिवेशन एनर्जी को ऑब्टेन करने में इसको बहुत टाइम लगेगा। अब जब टाइम लगेगा तो इसको ये रिएक्शन स्लो होगी। ठीक है, तो किसी मॉलिक्यूल का जो अनस्टेबल वर्जन होता है, यानी ट्रांजिशन स्टेबल, इसका हाईली अनस्टेबल है, तो जितना ज़्यादा अनस्टेबल ट्रांजिशन स्टेट होगा उतनी ही ज़्यादा इसको एनर्जी लूज करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये मोर स्टेबल बनेगा। तो काइनेटिक पाथ को फॉलो करते हुए कोई रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट बहुत जल्दी बनाता है, और अगर थर्मोडायनेमिक पाथ को फॉलो करे तो प्रोडक्ट बहुत स्टेबल बनाता है। तो काइनेटिक में हमारा प्रोडक्ट कैसा बनता है? फास्ट। और थर्मोडायनेमिक पाथ को फॉलो करते हुए प्रोडक्ट हमारा कैसा बनता है? स्टेबल, मोर स्टेबल। क्लियर है? तो देखो यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि काइनेटिक पाथ में एक्टिवेशन एनर्जी का बहुत इंपॉर्टेंस रोल है। क्यों? अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम हुई, ठीक है, तो कम टेम्परेचर, एक्टिवेशन एनर्जी कम मतलब कम टेम्परेचर, यानी कम एनर्जी दी हमने और ये रिएक्ट कर गया, तो यानी लो टेम्परेचर पे, यानी कम एक्टिवेशन एनर्जी पे भी हमारा प्रोडक्ट बन गया। यानी जो हमारा काइनेटिक प्रोडक्ट होता है वो एक्टिवेशन एनर्जी का फंक्शन है। क्लियर है? यानी एक्टिवेशन एनर्जी पर डिपेंडेंट है। जबकि जो हमारा थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट बना
वो किसका डिफरेंस, वो किस चीज़ पे डिपेंडेंट है, वो स्टेबिलिटी पे डिपेंडेंट है। तो देखो देखो रिएक्टेंट की एनर्जी यहाँ पर है, प्रोडक्ट की एनर्जी यहाँ है, तो इनके बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है डेल्टा जी, वो क्या है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। तो मोर स्टेबल होगा, मोर स्टेबल होगा तो इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक है, तो यहाँ पर दो चीज़ निकल के आई कि काइनेटिक पाथ फास्ट होता है, थर्मोडायनेमिक फास्ट स्टेबल प्रोडक्ट दे, थर्मोडायनेमिक पाथ स्टेबल प्रोडक्ट देता है। काइनेटिक पाथ जो होता है वो एक्टिवेशन एनर्जी पे डिपेंड करता है, और थर्मोडायनेमिक पाथ जो है डेल्टा जी पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो आप कैसे बताओगे कि कौन सा पाथ थर्मोडायनेमिक है सिर्फ प्रोडक्ट की एनर्जी देखकर? तो जिस प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट के आसपास है तो वो हमारा लेस स्टेबल होगा, काइनेटिक प्रोडक्ट होगा, और जिस प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से बहुत नीचे होगी, मतलब बहुत कम होगी, नेगेटिव में होगी, वो हमारा थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट देगा, यानी मोर स्टेबल देगा। ठीक है, क्लियर हो गया? तो एक तरीके से काइनेटिक पाथ और थर्मोडायनेमिक पाथ, काइनेटिक प्रोडक्ट और थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट जो है वो किसके समरूप हैं? तो खरगोश और जो कछुए की कहानी थी ना, कि जो रैबिट था, जो खरगोश था, वो बहुत तेज था पर वो रेस नहीं जीत पाया था ना। तो रैबिट फास्टर है बट वो रेस को भी नहीं करता है, जीतता नहीं है। टर्टल स्लोअर है, ठीक है, धीरे धीरे चलता है बट वो रेस को जीत जाता है। सेम वही चीज़ अप्लाई होती है कि अगर हमारा रिएक्शन बहुत फास्ट होता है तो प्रोडक्ट इतना स्टेबल नहीं बनेगा। ठीक है, दूसरा, अगर प्रोडक्ट हमारा बहुत स्लो होता है, बहुत स्लो बनता है, तो वो मोर स्टेबल होगा। ठीक है, तो स्लोअर विंस द रेस। तो जो स्लो हमारा जो थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट होगा मोर स्टेबल होगा, क्योंकि बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है। ठीक है, इसको और अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं। देखो ये हमारे पास क्या है, ये एक ब्यूटाडाइन है, कॉन्जुगेट डाइन की रिएक्शन है। ठीक है, और उसका ये एनर्जी प्रोफाइल है। तो ब्यूटाडाइन में दो प्रोडक्ट बन सकते हैं। ये जो 1,4-डाइन है, यहाँ पर दो प्रोडक्ट बन सकते हैं। ठीक है, और देखेंगे कि कौन सा प्रोडक्ट काइनेटिक है और कौन सा थर्मोडायनेमिक है। तो देखो कि जब हम इसको एनर्जी देंगे, रिएक्शन स्टार्ट कराने के लिए हमें इसको एनर्जी देनी पड़ेगी, तो रिएक्टेंट की एनर्जी बढ़ेगी, रिएक्टेंट की एनर्जी बढ़ेगी और ये बढ़ी। ठीक है, जब इसकी एनर्जी बढ़ी तो एक ट्रांजिशन स्टेट आया। ठीक है, यानी ट्रांजिशन स्टेट एक ऐसा स्टेट जहाँ पर मॉलिक्यूल बनते और टूटते हुए दिखाई दे रहे हैं, बट एक्चुअली में ना तो टूट रहे हैं और ना ही बन रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ये एक इंटरमीडिएट बना हमारा। ठीक है, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखो इंटरमीडिएट के बाद दो पाथ दिखा रहा है। ठीक है, दो अलग ट्रांजिशन स्टेट बन रहे हैं, एनर्जी मैक्सिमा एक ये और एक ये। ऐसा क्यों है वो भी देखेंगे। तो अगर रिएक्शन इस पाथ को फॉलो करता है तो देखो यहाँ पर एनर्जी ट्रांजिशन स्टेट लोअर एनर्जी का है, मतलब स्टेबल है। तो जब ट्रांजिशन स्टेट ऑलरेडी स्टेबल है तो प्रोडक्ट जो है, यानी प्रोडक्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनाने में इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि इसकी एनर्जी ऑलरेडी लो है। तो ये और थोड़ी सी एनर्जी लूज करते ही क्या बना देगा, प्रोडक्ट बना देगा। तो एक तरीके से क्योंकि यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी कम है, ठीक है, तो मॉलिक्यूल फास्ट रिएक्ट करेगा, क्योंकि थोड़ी सी एनर्जी मिलते ही ये रिएक्ट कर गया, है ना, इसने प्रोडक्ट दे दिया। अब यहाँ पर देखो कि इस वाले में ट्रांजिशन स्टेट में एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा थी, इसका मतलब ये हाईली अनस्टेबल है। जब हाईली अनस्टेबल होगा तो इसके पास गुंजाइश है कि ये ज़्यादा एनर्जी लूज करे, है ना। तो यहाँ पर ये हाईली अनस्टेबल बना, यहाँ पर थोड़ा सा स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट बना। तो अब हम तो क्वेश्चन ये उठता है कि ये दो ट्रांजिशन स्टेट क्यों बने। तो देखो यहाँ पर जो इंटरमीडिएट था हमारा, इंटरमीडिएट जो था वो क्या था, कार्बोकैटायन था। क्या था, कार्बोकैटायन। अब कार्बोकैटायन जो है वो उसकी स्टेबिलिटी, कार्बोकैटायन जो होता है वो रीअरेंज हो सकता है। कार्बोकैटायन में रीअरेंजमेंट होता है स्टेबिलिटी ऑब्टेन करने के लिए। तो नॉर्मली देखो तो एक कार्बोकैटायन जो है इस कार्बन सेकंड कार्बन पे बन रहा है, यानी प्राइमरी कार्बन, ये सेकेंडरी कार्बन पे बन रहा है, और ये जो एक कार्बोकैटायन जो है वो यहाँ पे फोर्थ में बन रहा है। तो यानी ये जो इंटरमीडिएट है वो एक से ज़्यादा कन्फिग्रेशन में अवेलेबल है, इसलिए यहाँ पे दो ट्रांजिशन स्टेट बन रहे हैं। और अगर मैं ये बोलूँ कि ये इंटरमीडिएट एक से ज़्यादा कन्फिग्रेशन में अवेलेबल है, इसका मतलब ये है कि ये रेजोनेंस दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर दिखा रहा है। तो जो ये पॉजिटिव चार्ज है इस कार्बोकैटायन का वो डीलोकलाइज्ड होगा। तो एक बार इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज और एक बार इस फोर्थ कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। तो हम ये बोलेंगे कि ये इंटरमीडिएट दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, दो कन्फिग्रेशन में एग्जिस्ट करता है, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, तो जो जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है, तो जो स्टेबल होगा, जो कन्फिग्रेशन स्टेबल होगा उसका ट्रांजिशन स्टेट भी क्या होगा, स्टेबल होगा। तो उसका ट्रांजिशन स्टेट कैसा आएगा, ऐसा आएगा। और जो अनस्टेबल होगा, जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर थोड़ा कम, जिस रेजोनेंस स्ट्रक्चर की एनर्जी ज़्यादा होगी,
वो यहाँ पे आएगा, और जिस रेजोनेंस स्ट्रक्चर की एनर्जी कम होगी वो यहाँ पर होगा। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे दो कर्व क्यों आए हैं? दो कर्व इसलिए आए हैं क्योंकि जो यहाँ पे जो इंटरमीडिएट बना है उसके दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, यानी वो दो कॉन्फ़िगरेशन में एग्जिस्ट करता है। क्लियर हो गया? तो अब जरा देखो कि हमें पता है कि सेकेंडरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी कार्बोकैटायन। यहाँ पे प्राइमरी कार्बोकैटायन बन रहा है, तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है, यानी ये वाला सेकंड पे जो कार्बोकैटायन बन रहा है वो मोर स्टेबल होगा। तो इसकी वजह से जो ट्रांजिशन स्टेट भी बना वो भी क्या होगा? मोर स्टेबल होगा। तो जब ये ट्रांजिशन स्टेट ऑलरेडी स्टेबल है तो ये थोड़ी सी एनर्जी लूज करते ही क्या बन जाएगा? प्रोडक्ट बन जाएगा। क्लियर है? तो इससे जो प्रोडक्ट बना वो हमारा फटाफट बन गया, फास्ट बन गया। बट इस कॉन्फ़िगरेशन में क्योंकि ये हाईली, इसकी एनर्जी क्या थी? ज़्यादा थी। इस क्योंकि ये अनस्टेबल था, ये कार्बोकैटायन इतना स्टेबल नहीं है, तो ये इसकी एक्टिवेशन एनर्जी हाई थी, ये ट्रांजिशन स्टेट हाई एनर्जी का था। ठीक है? जब ये एनर्जी लूज करेगा तो बहुत ज़्यादा एनर्जी इसको, जब ये प्रोडक्ट बनेगा, बॉन्ड बनेगा, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी लूज करेगा और हमें एक हाईली स्टेबल प्रोडक्ट देगा। ठीक है? अब देखो क्यों देगा हाईली स्टेबल प्रोडक्ट। अब यहाँ पर देखो कि अगर ये हमारे पास दो ऑप्शन है, एक कॉन्फ़िगरेशन ये था इस इंटरमीडिएट का, एक कॉन्फ़िगरेशन ये था ट्रांजिशन स्टेट में। तो क्लोरीन जो है एक इस कार्बोकैटायन पे भी अटैक कर सकता था और इस कार्बोकैटायन पर भी अटैक कर सकता था। तो जब यहाँ पर ये अटैक करेगा, ठीक है, जब यहाँ पर अटैक करेगा ये कार्बोकैटायन, तो डबल बॉन्ड कहाँ पे आएगा? यहाँ पर आएगा। डबल बॉन्ड कहाँ पर आएगा? यहाँ पर आएगा। और जब यहाँ पर अटैक करेगा तो डबल बॉन्ड कहाँ पर आएगा? यहाँ पर आएगा। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर देखो अब इन दोनों में से कौन सा स्टेबल होगा? यहाँ पर एक डबल बॉन्ड आ रहा है और एक डबल बॉन्ड यहाँ पर आ रहा है। तो हमें पता है कि ये जो है मोनो सब्स्टिट्यूट, ये डाई सब्स्टिट्यूटेड और सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन वो मोर स्टेबल होते हैं। क्लियर है? तो ये हमारा मोर स्टेबल प्रोडक्ट होगा। अभी हम देखेंगे कि डाई सब्स्टिट्यूटेड और मोनो सब्स्टिट्यूटेड का मतलब क्या होता है। बट ओवरऑल हमें क्या पता लगा कि ये रिएक्शन में एक ट्रांजिशन स्टेट बना, ठीक है, वो एक इंटरमीडिएट बना, और ये इंटरमीडिएट जो है मल्टीपल कॉन्फ़िगरेशन में था, दो कॉन्फ़िगरेशन में था, इसलिए दो एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी का कर्व बना। ठीक है? और जो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन था वो हमारा ये है, और जो अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन था वो हमारा ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है ऑलरेडी वो ट्रांजिशन स्टेट उसकी लो होगी, लो एनर्जी, यानी लो एनर्जी होगा, यानी स्टेबल होगा। तो ये फटाफट प्रोडक्ट दे देगा। जहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होगी वो रिएक्शन स्लो होगी और वो मोर स्टेबल प्रोडक्ट देगा, क्योंकि यहाँ पे डाई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बन रहा है और यहाँ पे मोनो सब्स्टिट्यूटेड, ये मोर स्टेबल है और ये लेस स्टेबल। तो कंक्लूजन क्या निकला कि अगर प्रोडक्ट फास्ट बनता है तो काइनेटिक प्रोडक्ट, और अगर हमारा प्रोडक्ट स्लो बनता है, मोर स्टेबल बनता है, मोस्ट स्टेबल। तो यहाँ स्पीड देखो, यहाँ पे स्टेबिलिटी देखो, एस एस, यहाँ स्पीड देखो, यहाँ स्टेबिलिटी देखो। तो मोर स्टेबल थर्मोडाइनमिक प्रोडक्ट, और लीस्ट स्टेबल या फास्ट बना है तो हमारा काइनेटिक प्रोडक्ट। क्लियर हो गया? देखते हैं। तो देखो अभी हम बात कर रहे थे सब्स्टिट्यूशन की। ठीक है? तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है कि देखो ये हमारा क्या है? डबल बॉन्ड, ये हमारा एल्कीन है। तो अगर डबल बॉन्डेड कार्बन अगर एक कार्बन से अटैच्ड है, इसको बोलते हैं मोनो सब्स्टिट्यूटेड। क्या बोलते हैं? मोनो सब्स्टिट्यूटेड। अगर यही कार्बन एक और कार्बन से अटैच हो जाता है इसको बोलेंगे डाई सब्स्टिट्यूटेड। अगर ये एक और कार्बन से अटैच हो जाए इसको बोलेंगे ट्राई सब्स्टिट्यूटेड। अगर ये एक और कार्बन से अटैच हो जाए तो इसको बोलेंगे टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड। तो जितने ज़्यादा कार्बन इस डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच होंगे उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि जिस इस कार्बन से अटैच है तो इसके पास 3 हाइड्रोजन होंगे। ठीक है? यानी ये 3 अल्फा, इसके पास क्या है? 3 हाइपर कॉन्जुगेटेड हाइड्रोजन है जो हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है? इसके पास भी 3 होंगे, इसके पास भी 3 होंगे, इसके पास भी 3 होंगे। ठीक है? यहाँ पर भी हाइड्रोजन होगा, ये हाइड्रोजन होगा, ये हाइड्रोजन होगा, इसी तरीके से यहाँ पर भी। तो डबल बॉन्डेड कार्बन से जितने ज़्यादा कार्बन अटैच्ड होंगे वो सिस्टम उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से। ठीक है? हाइपर कॉन्जुगेशन पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो टेंशन नहीं लेना है। हम इसको अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे जल्दी। ठीक है? तो फिलहाल हमें ये देखना है कि डाई सब्स्टिट्यूटेड, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड जो होता है वो मोर स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू मोनो सब्स्टिट्यूटेड। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर हमारा डाई सब्स्टिट्यूटेड बन रहा था, यहाँ पर हमारा मोनो सब्स्टिट्यूटेड, इसलिए मोर स्टेबल है और ये फास्ट बना। तो हमें काइनेटिक प्रोडक्ट के लिए स्पीड देखना है और थर्मोडाइनमिक प्रोडक्ट के लिए स्टेबिलिटी देखना है। क्लियर हो गया? अब एक चीज़ यहाँ पर देखो कि ये जो रिएक्टेंट था और ये जो प्रोडक्ट था इनकी एनर्जी में कोई भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है? तो यहाँ पर
डेल्टा जी हैज़ नो इम्पोर्टेंस, डेल्टा जी का कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं है, क्योंकि प्रोडक्ट जो है बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम लेवल पे है। क्लियर हो गया? जबकि ये वाला जो प्रोडक्ट था, जो मोर स्टेबल था, इस रिएक्टेंट और इस प्रोडक्ट के बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस है डेल्टा जी, वो क्या है, बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब ये मोर नेगेटिव है। डेल्टा जी नेगेटिव कब होता है? जब हमारा इक्विलिब्रियम की तरफ होता है, प्रोडक्ट इक्विलिब्रियम में हो। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट जो होता है हमारा, वो क्या होता है, इक्विलिब्रियम में होता है एक तरीके से। ठीक है, इक्विलिब्रियम दे सकता है, तो रिवर्सिबल भी हो सकता है। ये वाला रिवर्सिबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई एनर्जी डिफरेंस है ही नहीं। ठीक है, डेल्टा जी हमारा यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है ही नहीं। ठीक है, डिफरेंस, प्रोडक्ट ऑलमोस्ट सेम है एक तरीके से। क्लियर हो गया? अब हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग बेस की, कि प्रोडक्ट की स्पीड, प्रोडक्ट बनने की स्पीड और प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी जो है वो कैसे पता लगेगी स्ट्रॉन्ग बेस से देख करके। यानी अगर रिएक्शन में स्ट्रॉन्ग बेस है तो प्रोडक्ट हमारा मोर स्पीड से बनेगा या मोर स्टेबल बनेगा। ठीक है, तो देखो ये हमारे पास जो है 2-मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉन है। ठीक है, 2-मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉन है और इसके हम बेस से रिएक्शन करा रहे हैं। तो बेस क्या होता है, वो क्या करता है, बेस जो होता है वो एक तरीके से इलेक्ट्रॉन डोनर होता है और इसको हाइड्रोजन से बहुत ज़्यादा मोहब्बत होती है। जहाँ पर भी इसको हाइड्रोजन मिलेगा उसको लेके भाग जाएगा। बट अब डिपेंड करता है कि ये जो बेस है, जब ये हाइड्रोजन पे अटैक करेगा तो ये उसी हाइड्रोजन के साथ भागेगा जो इसको आसानी से मिल जाए। इसका मतलब देखो सिंपल सी बात है। तो अब यहाँ पर देखो कि ये कार्बोनिल कार्बन है, CO ये कार्बन है, तो इसकी पोजीशन ये है अल्फा कार्बन और ये है अल्फा कार्बन। तो यहाँ पर अल्फा कार्बन, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे एक अल्फा कार्बन है, यहाँ पे एक अल्फा कार्बन है। इस अल्फा कार्बन से एक अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच है, यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, तो अब क्या होगा कि मान लो ये हमारा बेस है। अब ये जो बेस है, अब वो क्या कर रहा है, ये इस हाइड्रोजन को निकालने आ रहा है। ठीक है, तो जब इस हाइड्रोजन को निकालने आएगा तो क्योंकि देखो इसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, तो इस हाइड्रोजन को निकालने की वजह से जब इस हाइड्रोजन को निकालने आ रहा है, एक्सट्रैक्ट करने आ रहा है, तो यहाँ पर ये मिथाइल ग्रुप, ध्यान से देखना, ये जो मिथाइल ग्रुप है क्या करेगा, इस स्टेरिक रिपल्शन प्रोड्यूस करेगा, स्टेरिक हिंड्रेंस पैदा करेगा। ठीक है, क्योंकि इस कार्बन को अप्रोच कर रहा है ना, इस यहाँ से इस हाइड्रोजन को निकालने के लिए जब ये इसकी तरफ अप्रोच करेगा तो ये जो मिथाइल ग्रुप है वो इसको स्टेरिकली हिंड्रेंस प्रोवाइड करेगा। तो इसके लिए अब ऐसा होगा तो इसकी तरफ मूव करना, इसकी पोटेंशियल एनर्जी को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा, क्योंकि यहाँ पे रिपल्शन डेवलप हो गया। तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई, तो वहाँ पे प्रोडक्ट नहीं बनेगा, क्योंकि रिपल्शन ओवरकम कर गया अट्रैक्शन को। अब यहाँ पर दूसरा हाइड्रोजन, इसके पास ऑप्शन ये है कि अगर ये यहाँ पर जाए, ये वाला बेस यहाँ अटैक करे, तो यहाँ पे तो कोई रेस्ट्रिक्शन ही नहीं है, कोई हिंड्रेंस ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये इसको लेके भाग जाएगा। क्लियर है? तो इसके पास, इस बेस के पास 2 साइट हैं अटैक करने के लिए, एक ये और एक ये। अब दूसरा एक चीज़ और यहाँ पर कि ये जो मिथाइल ग्रुप इस कार्बन से अटैच्ड है, तो ये इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। इस इलेक्ट्रॉन के डोनेशन से इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी यहाँ पर, तो ऑब्वियस सी बात है ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के बॉन्ड पेयर को ये अपनी तरफ खींच ही नहीं पाएगा। इसका मतलब ये हाइड्रोजन अपने बॉन्ड पेयर दे ही नहीं पाएगा, तो ये H पॉजिटिव बनने की कोशिश नहीं कर पाएगा, यानी H पॉजिटिव बनेगा ही नहीं, यानी ये इसका निकलना ऑलरेडी डिफिकल्ट है। तो दूसरी चीज़ ये स्टेरिक हिंड्रेंस था, फिर उसके बाद ये +I इफेक्ट हो रहा है, जिसकी वजह से इसका इलेक्ट्रॉन जो प्रोटॉन का निकलना डिफिकल्ट है। ठीक है, तो जहाँ प्रोटॉन आसानी से निकल जाए, जहाँ प्रोटॉन जो है अपने बॉन्ड पेयर डोनेट करके भाग जाए, H पॉजिटिव बन जाए, वो हमारा मोर एसिडिक होगा, वहाँ पे बेस सबसे फटाफट अटैक करेगा। अब यहाँ पर देखो कि ये कार्बन था और यहाँ पे एक कार्बन है, ये क्या हो रहा है, इस इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन जो है इस कार्बन के ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींच रहा है, तो इसकी वजह से क्या आ रहा है, डेल्टा पॉजिटिव आ रहा है, और ये इसकी वजह से यहाँ पर भी क्या आ रहा है, एक तरीके से डेल्टा पॉजिटिव आ रहा है। यानी ये एक तरीके से क्या है, इलेक्ट्रॉन को यहाँ इस कार्बन से दूर ले जा रहा है। जब इस कार्बन से दूर ले जा रहा है तो यहाँ पर एक तरीके से पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। ठीक है, बहुत कम है, बट इससे क्या होगा कि ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बना, तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन के लोन पेयर को अपनी तरफ तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन के बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ खींच लेगा। क्यों? खुद को स्टेबलाइज करने के लिए। ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव बन गया ना, तो पॉजिटिव क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा न्यूट्रलाइज करने के लिए, तो ये हाइड्रोजन आसानी से अपने बॉन्ड पेयर दे सकता है। तो यहाँ से हमें ये पता लगा कि जब बेस का यहाँ पर अटैक डिफिकल्ट है और बेस का यहाँ पर अटैक ईजी है,
क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं कि स्ट्रॉन्ग बेस का क्या इफेक्ट होगा यहाँ पर। तो देखो फर्स्ट केस में हमने एल ले लिया जो स्ट्रॉन्ग बेस है। तो देखो क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस है इसका मतलब क्या है कि इसका जो है इसकी जो प्रोटॉन के लिए मोहब्बत है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो जो भी इसको आसानी देखो यानी ये क्या है, प्रोटॉन से बहुत ही मोहब्बत करता है, जो भी प्रोटॉन मिलेगा इसको आसानी से उसको लेकर भाग जाएगा। तो यहाँ पर पहली चीज़ जो हमें बात कर रहे हैं, जब ये एल यहाँ पर अटैक करने आएगा तो एक तो मिथाइल ग्रुप का स्टेरिक हिंड्रेंस आ रहा है, दूसरा यहाँ पर ये प्लस आई इफेक्ट की वजह से कार्बन जो है ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर बढ़ रही है, तो इसलिए हाइड्रोजन के बॉन्ड पेयर को लेने में इंटरेस्टेड ही नहीं है। यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही थी, इसलिए कार्बन जो है इसके बॉन्ड पेयर को लेने में इंटरेस्टेड है। और क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है हाइड्रोजन से, तो जो इसके साथ जाने के लिए तैयार है उसके साथ भाग जाएगा। तो ये जो स्ट्रॉन्ग बेस है फटाफट इसको निकालेगा और प्रोडक्ट हमारा दे देगा। तो ये क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस था, स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब है बहुत जल्दी हाइड्रोजन निकालेगा। तो क्योंकि ये वाला तो निकलने से रहा, क्योंकि यहाँ पे तो दिक्कत है भाई, यहाँ पे रिपल्शन है, ठीक है। क्योंकि जब ये वाला यहाँ प्रोसीड करेगा तो स्टेरिक रिपल्शन की वजह से इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी, तो यानी इसके बीच में रिपल्शन फोर्स ज़्यादा हो जाएगा अट्रैक्शन से। तो इस रिपल्शन बैरियर को तोड़ने के लिए, इस रिएक्शन बैरियर को तोड़ने के लिए इसको यानी एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए, ठीक है। तो ये इसका वेट क्यों करेगा, तो ये बनेगा प्रोडक्ट बहुत बहुत कम बनेगा, ठीक है। तो इसलिए इसको लेके भाग जाएगा। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस होने की वजह से ये जो बेस है वो इस प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट कर लेगा, यहाँ से रिमूव कर देगा और प्रोटोनेट हो जाएगा और ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। क्लियर हो गया। तो ये हमारा बना काइनेटिक प्रोडक्ट, क्योंकि ये बहुत फास्ट हुआ, ठीक है। क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, जब हमने रिएक्शन मिक्सचर में एनर्जी देनी शुरू की तो क्योंकि ये तो ऑलरेडी क्या था, प्रोटॉन लवर था, तो इसको तो ज़्यादा एनर्जी की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी प्रोटॉन से लव करता है, इसको प्रोटॉन ही तो निकालना है, इसको प्रोडक्ट में से, इसको रिएक्टेंट में से, इस मॉलिक्यूल में से प्रोटॉन निकालना है। तो ये तो ऑलरेडी प्रोटॉन लवर है, तो भाई इसको ज़्यादा एनर्जी की जरूरत है नहीं। तो जब ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत नहीं है तो फास्ट रिएक्ट करेगा, फटाफट हमारा काइनेटिक प्रोडक्ट आ जाएगा। क्लियर है। अब जरा यहाँ पे देखो, अब ये हमारा वीक बेस है, ठीक है। तो वीक बेस क्या है, वीक बेस है तो इसका मतलब प्रोटॉन के लिए इसकी इतनी मोहब्बत नहीं है, यानी जरूरी नहीं है कि हर प्रोटॉन के साथ भाग जाए, ठीक है। यानी इस प्रोटॉन के लिए भी इसके पास ज़्यादा मोहब्बत नहीं है और इस प्रोटॉन के पास के लिए भी ज़्यादा मोहब्बत नहीं है, क्योंकि ये वीक बेस है, तो प्रोटॉन को इतनी आसानी से एक्सट्रैक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो अब क्या होगा कि भाई अब तो एक्टिवेशन एनर्जी देनी पड़ेगी, ज़बरदस्ती तुम्हें भगाना पड़ेगा। तो जब एक्टिवेशन एनर्जी दोगे तो देखो क्या होगा, रिएक्शन मिक्सचर में मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ रही है। मान लो कि मॉलिक्यूल की एक्टिवेशन एनर्जी इतनी हुई, ठीक है। तो अभी तो सिंपल सी बात है कि ये वीक बेस है, यहाँ से निकालना तो इसके लिए डिफिकल्ट है ही, बट ये है कि जैसे इसको एक्टिवेशन एनर्जी मिल गई तो वीक बेस जो था थोड़ी सी एक्टिवेशन एनर्जी मिलने के बाद थोड़ा स्ट्रॉन्ग फील करने लगा, तो इसने इसको निकाल दिया, ठीक है। तो एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ने पर क्या हुआ, इस हाइड्रोजन को तो निकाल दिया, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट बन गया हमारा, ओके। बट अब क्या होगा, जब एक्टिवेशन एनर्जी धीरे धीरे बढ़ेगी, रिएक्शन मिक्सचर को बहुत देर तक हीट करते रहोगे तो एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये जो वीक बेस था, अब इसकी एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा हो गई है। अब इतनी ज़्यादा हो गई है कि ये जो स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ पर प्रोड्यूस, इन दोनों ग्रुप के बीच में जो स्टेरिक हिंड्रेंस था जिसकी वजह से इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही थी और रिपल्शन फोर्स ज़्यादा हो रहा था, अब इस रिपल्शन बैरियर को, इस रिएक्शन बैरियर को ये ब्रेक कर देगा, ठीक है। तो जब एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा हो गई तो अब ये क्या करेगा, इस रिएक्शन बैरियर, इस रिपल्शन बैरियर को ब्रेक कर देगा और हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट कर लेगा, यानी यहाँ से इसको डीप्रोटोनेट कर देगा। अब ध्यान से देखो, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा, हमारी रिएक्शन में टाइम स्पेंड होता जाएगा, मॉलिक्यूल की एवरेज जो एक्टिवेशन एनर्जी होगी वो ज़्यादा होगी, तो ये वाला प्रोडक्ट ज़्यादा बनता जाएगा। जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा रिएक्शन मिक्सचर में, ओवरऑल हीट कंटेंट मिक्सचर का जो एक्टिवेशन एनर्जी है हर मॉलिक्यूल की, और यहाँ बोल सकते हैं जो एनर्जी है रिएक्शन मिक्सचर की, वो ओवरऑल बढ़ जाएगी। यानी हर मॉलिक्यूल के पास पहले के कंपैरिजन में एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल अब क्या करेंगे, इसको रिमूव करेंगे, ठीक है। क्योंकि इसको निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए नहीं, तो लो एनर्जी वाले मॉलिक्यूल तो अब बचे ही नहीं, क्योंकि रिएक्शन मिक्सचर बहुत देर से हीट हो रहा है,
टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो अब मोस्टली मॉलिक्यूल के पास एक्टिवेशन एनर्जी इतनी ज़्यादा है, तो इतनी ज़्यादा किसको निकालने के लिए चाहिए, इस हाइड्रोजन को निकालने के लिए चाहिए। इतनी कम किसके लिए चाहिए थी, इसके लिए। तो मोस्टली मॉलिक्यूल के पास एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा है, एवरेज मॉलिक्यूल के पास एक्टिवेशन एनर्जी इतनी ज़्यादा है कि इसको निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ये इसको निकालेगा। तो धीरे धीरे क्या है, टाइम के साथ साथ इस प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, यहाँ जो हाइड्रोजन निकलेगा और डबल बॉन्ड आएगा, इस प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। तो हमने क्या देखा कि जब वीक बेस था तो इसको एक्टिवेट करना पड़ा हमें, ठीक है, और ये इतनी इजीली इसने इस प्रोटॉन को नहीं निकाला ना, इसको तो निकाल ही नहीं सकता था, इसको निकाला ही नहीं। तो जैसे जैसे हम एनर्जी देते जाते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी जैसे जैसे मॉलिक्यूल की बढ़ती है, वो मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट देता है, ठीक है। यानी अब हिंड्रेंस को तोड़कर इस हाइड्रोजन को निकालकर प्रोडक्ट बनाएगा। तो इन दोनों प्रोडक्ट में मोस्ट स्टेबल होगा कौन सा, क्योंकि प्रोडक्ट तो दोनों बन रहे हैं। और लास्ट में जो मोस्ट ऑफ द टाइम, जब टाइम बहुत ज़्यादा हो गया रिएक्शन मिक्सचर को हीट करते हुए, तो मॉलिक्यूल की एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, मॉलिक्यूल की एवरेज एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, बहुत ज़्यादा हो गई। और मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल जो है इस हाइड्रोजन को निकालने लगे, क्योंकि उनकी एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा थी, तो ये प्रोडक्ट देने लगे। तो अब ज़रा यहाँ देखो कि ये जो एल्कीन है वो कितने कार्बन से अटैच है, एक ये दो, तो ये डाई सब्स्टिट्यूटेड है। अब यहाँ देखो ये एल्कीन जो है वो कितने से, 1 2 और 3 से ट्राई सब्स्टिट्यूटेड है, इसलिए यहाँ पर ये वाला बना। तो जब वीक बेस था तो हमारा स्टेबल प्रोडक्ट बना, क्योंकि ट्राई सब्स्टिट्यूटेड था, मोर स्टेबल था। जब हमारा स्ट्रॉन्ग बेस था तो इसने एनर्जी का वेट नहीं किया, इस इलेक्ट्रॉन को निकाला और डाई सब्स्टिट्यूटेड बना, लेस स्टेबल प्रोडक्ट बना। तो दो कंक्लूजन निकला, जब स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो वो एनर्जी मिलने का वेट नहीं करेगा, स्मॉल एक्टिवेशन एनर्जी के साथ भी, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस को प्रोटॉन से मोहब्बत है, किसी भी प्रोटॉन को निकाल के भाग जाएगा। बट जब जब हमारा बेस जो होगा वो वीक होगा तो इतना एक्टिव नहीं होगा हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करने में। तो जैसे जैसे उसकी एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ेगी, वो क्या करेगा, इस रिपल्शन बैरियर को तोड़ेगा और इस हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करना शुरू कर देगा। तो धीरे धीरे जो हमारा क्या है रिएक्शन मिक्सचर है, उसमें इस एक्सट्रैक्शन से जो प्रोडक्ट मिल रहा है उसकी मात्रा धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। इसका मतलब ये स्टेबल प्रोडक्ट देना शुरू कर देगा। तो जब रिएक्शन फास्ट होती है तो काइनेटिक प्रोडक्ट बनेगा और लेस स्टेबल होगा। और जब क्या होगा, जब वीक बेस होगा तो रिएक्शन स्लोली होगा, धीरे धीरे एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है, और एक मोर स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ से हमने क्या देखा, स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब है रिएक्शन फास्ट, वीक बेस का मतलब है प्रोडक्ट स्टेबल। डाउट क्लियर है? ओके, तो हम यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बल्की बेस की, यानी बेस जो है वो बल्की हो जाए। बल्कीनेस का मतलब क्या है कि बेस में बहुत सारी ब्रांचिंग हो, अलग अलग ग्रुप अटैच्ड हो। तो ये देखो एल्काइल हैलाइड है, इसमें बेस की रिएक्शन है। तो बेस क्या करता है, डीप्रोटोनेशन कराता है। तो बेस को चाहिए हाइड्रोजन। तो देखो यहाँ पर कौन कौन से हाइड्रोजन को निकालेगा, तो उसी हाइड्रोजन को निकालेगा जो आसानी से अपने लोन पेयर कहाँ कर दे, डोनेट कर दे। तो एक यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, एक यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर हाइड्रोजन है, ठीक है, 3 हाइड्रोजन यहाँ है, 3 यहाँ पर है ना। तो किस प्रोटॉन को निकालना पसंद करेगा, एक तो बेस का सिलेक्शन, ठीक है, तो एक कहाँ से प्रोटॉन का निकलना ईजी होगा। तो देखो ये एल्काइल हैलाइड बेस की प्रेजेंस में क्या करता है, एलिमिनेशन रिएक्शन देता है। तो एलिमिनेशन 3 तरह के होते हैं, E1, E2 और ECB। फिलहाल हमें इस पे नहीं जाना है, हमें फिर फंडा समझना है। एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि जो अटैचमेंट है, हैलोजन जिस कार्बन से अटैच होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं अल्फा कार्बन, और बाकी जो एडजेसेंट है उनको बीटा करते हैं, बीटा बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो 3 बीटा कार्बन है, ठीक है, तो ये दोनों तो सेम ही है, ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पर है नहीं। तो अब कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, यानी ये जो बेस है किसके हाइड्रोजन को निकालेगा। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, ठीक है, और यहाँ पे भी 3 हाइड्रोजन है। तो फिलहाल हम दोनों को ले रहे हैं। तो ओके, तो देखो ये बेस जो है किस प्रोटॉन को निकालेगा। तो अभी हमें ज़्यादा डीप में मैकेनिज्म में जाना नहीं है, तो मोटा मोटी हमें क्या याद रखना है कि 2 प्रोडक्ट बनते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन में, एक सेटजेफ या जेटसेफ प्रोडक्ट बनता है, दूसरा हमारा हॉफमैन प्रोडक्ट बनता है। सेटजेफ भी बोलते हैं और जेटसेफ भी बोलते हैं। सेटजेफ जो प्रोडक्ट होता है वो हमारा मोर स्टेबल होता है, क्यों, क्योंकि इसमें डाई सब्स्टिट्यूटेड यानी मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनता है, यहाँ पर मोनो सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बना,
ठीक है। अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये डाई सब्स्टिट्यूटेड बना और ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड बना, ठीक है। ये हम पहले ही भी डिस्कस कर चुके हैं। तो अब यहाँ से देखो, ये बेस एक नॉर्मल बेस है। इस बेस तो क्योंकि सेटजेफ प्रोडक्ट जो होता है वो मोर स्टेबल होता है, तो सेटजेफ रूल ये बोलता है कि पुअर बिकम पुअर। देखो इस सेटजेफ रूल को याद रखने का एक तरीका है, प्रोडक्ट को बनाने का सिंपल सा तरीका है। ऐसे बोलो, पुअर बिकम पुअर इन द सेंस ऑफ बीटा हाइड्रोजन, यानी जो बीटा हाइड्रोजन पहले से गरीब है, जो बीटा कार्बन पहले से ही गरीब है बीटा हाइड्रोजन की टर्म में, वो ही और गरीब बनेगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पे 2 बीटा हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, तो गरीब कौन है? ये वाला। तो यहाँ ये वाला हाइड्रोजन जो है अपने बॉन्ड पेयर देगा और निकल जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, तो यहाँ पर ये स्टेबल प्रोडक्ट बना। हॉफमैन प्रोडक्ट बनाने का तरीका क्या है कि रिच बिकम पुअर, अमीर जो है वो गरीब बनेगा। तो यहाँ पर देखो 3 हाइड्रोजन है तो ये अमीर है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है बीटा हाइड्रोजन, तो ये गरीब है। तो अब क्या करेगा? अमीर गरीब बनेगा। तो ये बीटा हाइड्रोजन अब भाग जाएगा, अब बॉन्ड पेयर जो है यहाँ पर आ जाएंगे और डबल बॉन्ड ये बनेगा। तो नॉर्मल बेस में क्या हुआ कि देखो मोर स्टेबल प्रोडक्ट कौन था? सेटजेफ का। हॉफमैन जो था वो लेस स्टेबल था। बट जैसे जैसे आप बेस की बल्कनेस बढ़ाते जाओगे, ठीक है, बल्कीनेस बढ़ाते जाओगे, तो होगा क्या कि मान लो कि ये हमारा क्या है? बेस है। क्लियर है? ये छोटा था, ज़्यादा बड़ा था नहीं। तो देखो अगर इसको अब अटैक कराना है इस हाइड्रोजन पे सेटजेफ रूल के हिसाब से, तो क्या हो रहा है कि जब ये इसकी तरफ अप्रोच कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी छोटा है। और यहाँ पर याद रखना कि यहाँ पर ऑलरेडी क्या था? एक CH3 ग्रुप है, ठीक है, ये रहा कार्बन, ठीक है। तो ये इजिली यहाँ पे अप्रोच कर पा रहा है। तो देखो सबसे पहले हमारा क्या था? लेस बल्कि हमारे पास बेस है। तो देखो ये जब ये अप्रोच करेगा तो इस हाइड्रोजन को इजीली अप्रोच कर पाएगा, ठीक है, कोई इसको रोकने टोकने के लिए कुछ है नहीं। ये जो अल्काइल ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है ये ज़्यादा हिंड्रेंस प्रोड्यूस ही नहीं कर रहा है, तो इसको भी निकाल सकता है, इसको भी निकाल सकता है। बट हमें पता है कि मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मोर स्टेबल होता है ना, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्किन मोर, तो यहाँ पर अटैक करने पर मोर सब्स्टिट्यूटेड बन रहा है। तो सेटजेफ रूल यही बोलता है कि ये जो बेस है यहाँ से इस प्रोटोन को एक्सट्रैक्ट करेगा और ये प्रोडक्ट देगा। क्लियर है? अब क्या किया हमने कि प्रोडक्ट की बल्कनेस बढ़ा दी। अब हमारा क्या है कि ये बेस है हमारा, ठीक है, ये बेस है। अब ये बेस देखो अटैक कर रहा है, किसको अटैक कर रहा है? इस हाइड्रोजन को। देखो जब इस हाइड्रोजन के पास पहुंचेगा तो ये बल्कि ग्रुप जो है, जो अल्काइल ग्रुप है, इसको रोक रहा है ना, क्योंकि इसका पेरीफेरी बहुत ज़्यादा है। क्लियर है? तो यहाँ पर क्या होगा कि इस बीटा हाइड्रोजन को इसके लिए निकालना डिफिकल्ट होगा। बट क्या इस बीटा हाइड्रोजन को निकालना डिफिकल्ट है? नहीं, क्योंकि तो डायरेक्ट इसी के कांटेक्ट में आ रहा है। जबकि जब यहाँ पर आ रहा है तो इस ग्रुप का भी यहाँ पर इसको फेस करना पड़ रहा है। क्लियर हो गया? ठीक है। अब अगर इसको और ज़्यादा बड़ा कर दोगे, और ज़्यादा बल्कि कर दोगे, ठीक है, सपोज करो मैं इसको बढ़ा देता हूँ, तो अब ये ग्रुप क्या है? और ज़्यादा बल्कि हो गया। अब ये बेस और ज़्यादा बल्कि हो गया। अब ज़रा देखो, जैसे इसके पास आ रहा है कि सबसे पहले क्या आ रहा है, इसको कौन इन्फ्लुएंस कर रहा है? ये अल्काइल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप इसको इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो अब ये और ज़्यादा इसके पास जा ही नहीं पाएगा। ये जो अप्रोच है इसका गलत है, यानी इधर अप्रोच कर ही नहीं पाएगा। तो अब अगर इधर से जाता है तो देखो इस हाइड्रोजन को निकालना कितना ईजी है इसके लिए, है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि जब हमारा बेस बहुत ज़्यादा बल्की होना शुरू हो जाता है तो उस केस में मोर स्टेबल प्रोडक्ट नहीं बनता, लेस स्टेबल प्रोडक्ट बनता है। तो इसका मतलब ये है कि थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट मोर स्टेबल होता है, तो थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट ना बनकर क्या बन रहा है? काइनेटिक प्रोडक्ट बन रहा है। क्लियर है? क्योंकि मोर बल्की ग्रुप जो है वो अंदर वाले हाइड्रोजन को निकालने के बजाय क्या करेगा? बाहर वाले हाइड्रोजन पे ही अटैक करके हाइड्रोजन निकाल के भाग आएगा। यहाँ नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पे इसको क्या है? रिपल्शन फेस करना पड़ रहा है ना, स्टेरिक एंट्रेंस। तो ये इसको निकालेगा, भाग जाएगा। तो स्पीड देखो ज़्यादा है ना। यहाँ से निकालना, देखो यहाँ से निकालना क्या है? दिक्कत है। तो बहुत टाइम वेट करना पड़ेगा, एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ाते रहो बढ़ाते रहो बढ़ाते रहो, बट हो सकता है ना बने। इसका मतलब यहाँ से प्रोडक्ट बनना बड़ा डिफिकल्ट है। तो दूसरा क्या है? अब अगर यहाँ से बनेगा तो यहाँ से तो चांसेस ही खत्म हो गया। तो क्या करेगा? जैसे बल्क की बेस होगा, इधर गया, निकाल दिया, बन गया हमारा। बट क्योंकि ये प्रोडक्ट लेस स्टेबल होगा, बट क्योंकि ये फास्ट बन रहा है, तो ये हमारा क्या होगा? काइनेटिक प्रोडक्ट होगा। तो क्लियर हो गया? तो जैसे जैसे हम बल्कीनेस बढ़ाएंगे बेस की, जैसे जैसे हमारा बेस बल्की बनता जाएगा, वहाँ पर लेस स्टेबल प्रोडक्ट जो होगा वो हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा, यानी एक तरीके से काइनेटिक। तो ये हमारा काइनेटिक प्रोडक्ट। तो यहाँ पर ये थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट था,
ठीक है, और यहाँ पर ये काइनेटिक प्रोडक्ट हुआ। क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट की। तो देखो कोई भी रिएक्शन मिक्सचर एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में हम करा सकते हैं, ठीक है। अगर पोलर हमारा रिएक्टेंट है तो हम पोलर सॉल्वेंट यूज़ करेंगे, नॉन पोलर है तो नॉन पोलर यूज़ करेंगे। तो पोलर हमारे दो तरह के होते हैं, प्रोटिक और एप्रोटिक। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है, जिसमें हाइड्रोजन जो है वो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ अटैच्ड है, जैसे वाटर। तो यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचेगा, तो इस पर डेल्टा नेगेटिव, इसके पास डेल्टा पॉजिटिव। तो हाइड्रोजन जब भी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ अटैच होता है तो ऐसे पोलर सॉल्वेंट को हम क्या बोलते हैं, प्रोटिक। वाटर हो गया, मिथेनॉल हो गया, इथेनॉल हो गया, अमोनिया, ये सब हो गया, ठीक है। एप्रोटिक हमारा डाइमिथाइल सल्फोक्साइड हो गया, DMSO। यहाँ पर देखो कि यहाँ पर सल्फर है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ सल्फर है, ठीक है, बट यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ अटैच तो है बट हाइड्रोजन नहीं है, तो ये हमारा एप्रोटिक होगा। एप्रोटिक मतलब नो हाइड्रोजन, पोलर तो है बट नो हाइड्रोजन, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस तो है बट नो हाइड्रोजन। तो अब हम देखते हैं कि इसका इफेक्ट क्या होता है। तो देखो ये एक SN1 मैकेनिज्म है। इसमें क्या होता है, ये हमारा एल्काइल हैलाइड है और ये हमारा एक न्यूक्लियोफाइल है। तो एल्काइल हैलाइड यहाँ पर देखो, ये कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड जो है, कार्बन और हैलोजन बॉन्ड जो है वो पहले टूटता है। ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन पेयर को, बॉन्ड पेयर को लेके भाग जाएगा, निकल जाएगा, और फिर उसके बाद ये न्यूक्लियोफाइल इस साइट पर अटैक करेगा। तो यहाँ पे कार्बोकैटायन बना, क्लियर है, पॉजिटिव स्पीसीज बनी। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट स्टेप जो होता है एंडोथर्मिक होता है, क्लियर है। तो यहाँ पर इस बॉन्ड का टूटना थोड़ा स्लो है, हमें इसलिए इसको एनर्जी देनी पड़ी, एंडोथर्मिक। तो अगर ये लिविंग ग्रुप देखो, तो जो बॉन्ड तोड़ के निकल रहा है उसको हम बोलते हैं लिविंग ग्रुप। तो अगर ये लिविंग ग्रुप बहुत अच्छा होता तो ये बॉन्ड आसानी से टूट जाता, बट क्योंकि नॉर्मल बॉन्ड, CBR बॉन्ड थोड़ा स्ट्रांग होता है, तो इसलिए इसको तोड़ने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ी। तो हमारा जो एनर्जी प्रोफाइल होगा ऐसे होगा, एक्टिवेशन एनर्जी इसकी ज़्यादा होगी और फिर ये हमारा प्रोडक्ट देगा, क्लियर है। अब क्या होगा कि अगर हम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट डाल दें, तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट डालने पे हम क्या देखेंगे, अभी हम देखो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट डाला, हमने ये देखा कि इसका जो प्रोडक्ट, जो रिएक्टेंट था वो कम एक्टिवेशन एनर्जी में ही रिएक्ट करके प्रोडक्ट बन गया। इसका मतलब ट्रांजिशन स्टेबल, मोर स्टेबल हो गया। और यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट जो था हाई एनर्जी का था, यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट जो है वो लो एनर्जी का बना। तो यहाँ पे रिएक्शन स्लो हो रही थी, यहाँ पर क्या हो गई, फास्ट। तो डिफरेंस क्या आया कि इसने रिएक्शन को क्या कर दिया, बूस्ट कर दिया, रिएक्शन की स्पीड बढ़ा दी। अब जरा देखते हैं इसको, विजुलाइज करने की कोशिश करते हैं। तो देखो ये हमारा क्या था, ये हमारा एल्काइल हैलाइड था, ये कार्बन और हैलोजन का बॉन्ड है, कार्बन और ब्रोमीन का बॉन्ड है। हालांकि ब्रोमीन जो है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचेगा और धीरे धीरे ये बॉन्ड टूट जाएगा। बट अगर इसको हम प्रोटिक सॉल्वेंट में डाल दें, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में, तो पोलर का मतलब क्या होता है, डाईपोल है, ठीक है। तो क्योंकि ये भी पोलर कंपाउंड है तो ऑब्वियसली बात है पोलर ही सॉल्वेंट होगा। तो होगा क्या कि वाटर जो होता है हमारा कैसा होता है, प्रोटिक होता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे डाइपोल नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। तो ऑक्सीजन जो है इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, इन दोनों पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। तो क्योंकि इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है तो वाटर के मॉलिक्यूल इस कन्फिग्रेशन में इसको चारों तरफ से घेर लेंगे, ठीक है, इसको सॉल्वेट करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो ऑक्सीजन का एंड जो है नेगेटिव वाला वो इसकी तरफ होगा। तो इससे दो चीज़ें होंगी कि एक तो क्या करेंगे, सॉल्वेट का मतलब है चिपक जाएंगे, घेर लेंगे, जैसे किसी का ये इसके हाथ को पकड़ के खींचेंगे इसको अपनी तरफ। तो देखो इन दोनों के बीच में, क्योंकि डाइपोल इंड्यूस हुआ है यहाँ पर, तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव चार्ज दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा। तो ये जो है वाटर के मॉलिक्यूल इस कार्बन को अपनी तरफ खींचेंगे, ठीक है, डाइपोल इंट्रैक्शन की वजह से। इसी तरीके से वाटर का जो पॉजिटिव एंड है वो ब्रोमीन को सॉल्वेट करेगा, यानी हाइड्रोजन की साइड से ब्रोमीन सॉल्वेट हो जाएगा। और अगेन ये पॉजिटिव, ये जो इंडक्शन हुआ, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन यहाँ पे डेवलप हुआ, ये ब्रोमीन को इधर खींचेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये ब्रोमीन को खींच रहा है और ये कार्बन को खींच रहा है। तो इससे क्या होगा कि ये बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा और जल्दी टूट जाएगा। जब जल्दी टूट जाएगा तो रिएक्शन हमारी जल्दी हो जाएगी और प्रोडक्ट हमारा बहुत जल्दी बन जाएगा। इसलिए जब हम प्रोटिक सॉल्वेंट में, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में रिएक्शन कराते हैं तो ये बॉन्ड बहुत जल्दी टूटता है, और बहुत जल्दी टूटा तो क्या होगा कि एक्टिवेशन एनर्जी बहुत कम देनी पड़ी और प्रोडक्ट बन गया, पहली चीज़। दूसरा काम क्या है, इस वाटर मॉलिक्यूल का जो प्रोटिक सॉल्वेंट डाला है वो क्या करता है, देखो ये नेगेटिव चार्ज है, तो
ये पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव स्पीसीज बनी या नेगेटिव स्पीसीज बनी, तो कोई भी चार्ज स्पीसीज क्या चाहती है, वो चाहती है कि वो न्यूट्रलाइज हो जाए। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, वो इसको क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो न्यूट्रलाइज करेगा तो ये क्या हो जाएगा, स्टेबलाइज हो जाएगा। तो ये जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट वाटर है, इसका दो काम है। एक तो इस CX बॉन्ड को तोड़ रहा है, हेल्प कर दिया, CX बॉन्ड को तोड़ना आसान कर दिया। दूसरा क्या है कि इस जो कार्बोकैटायन और अनायन बना है उसको स्टेबलाइज कर रहा है। तो जब इसको स्टेबलाइज कर देगा तो ये क्या है, हमारा एक तरीके से इंटरमीडिएट है, ट्रांजिशन स्टेट इसी से बनेगा। ये अभी ट्रांजिशन स्टेट ही है एक तरीके से। तो जब इसको स्टेबलाइज कर देगा तो ट्रांजिशन स्टेट जो है हाई एनर्जी के बदले क्या हो जाएगा, लो एनर्जी बन जाएगा। तो ये ट्रांजिशन स्टेट को भी स्टेबलाइज कर दिया। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट दो काम करता है, CX बॉन्ड को तोड़ने में मदद करता है, दूसरा कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज करता है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होती है, ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। क्लियर हो गया। तो सॉल्वेशन का क्या बैड इफेक्ट पड़ेगा न्यूक्लियोफाइल पर, तो हमें पता है कि भाई कार्बन को चारों तरफ से, इस कार्बोकैटायन को चारों तरफ से वाटर मॉलिक्यूल ने घेर लिया। ठीक है, और इसको सॉल्वेट कर दिया, और ब्रोमीन को भी चारों तरफ से घेर लिया पॉजिटिव एंड की तरफ से, और इसको भी सॉल्वेट कर लिया। अब ऐसा है कि न्यूक्लियोफाइल भी था रिएक्शन में, तो न्यूक्लियोफाइल को भी इसने क्या कर लिया, चारों तरफ से घेर लिया। ठीक है, तो एक तरीके से प्रोटेक्टिव लेयर बना दी। अब इसको क्या कर दिया, इसने डीएक्टिवेट कर दिया। अभी न्यूक्लियोफाइल जो है इनएक्टिव हो गया, अब इस साइट पे आसानी से अटैक नहीं कर पाएगा। बट हमें पता है SN1 मैकेनिज्म में जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो सिर्फ सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। तो न्यूक्लियोफाइल कितना भी बुरा हो जाए, हमारा प्रोडक्ट तो बनना ही है वो, क्योंकि जितना ज़्यादा ये लोगे उतना ही ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि SN2 मैकेनिज्म में जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन और न्यूक्लियोफाइल दोनों की कंसंट्रेशन में डिपेंड करता है। तो अगर हम SN2 मैकेनिज्म पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में करा रहे हैं, तो देखो इसने न्यूक्लियोफाइल को क्या कर दिया, प्रोटेक्ट कर लिया, सॉल्वेट कर लिया। इसकी वजह से ये डीएक्टिवेट हो गया, इनएक्टिव हो गया, ये बैड न्यूक्लियोफाइल बन गया। इसलिए SN2 मैकेनिज्म जो होता है वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में नहीं होता है। क्लियर हो गया। तो तो SN2 में हम क्या कराएंगे, SN2 में हम क्या कराएंगे, तो SN2 में हम पोलर प्रोटिक के बदले पोलर एप्रोटिक लेंगे। ठीक है, उससे क्या होगा देख लेते हैं। देखो अगेन ये हमारा क्या है, CX बॉन्ड है, ये हमारा क्या है, हेलो एल्केन है, CX बॉन्ड है। अगेन जब क्या करोगे, एसीटोन डालोगे, तो जब एसीटोन डालोगे तो अगेन क्या होगा, कार्बन पे कैसा आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो इस कार्बोकैटायन को एसीटोन चारों तरफ से घेर लेगा, सॉल्वेट कर लेगा इसकी तरह, पहली चीज। तो ये कार्बोकैटायन अलग हो गया, X बॉन्ड अलग हो गया। जैसे यहाँ पर था ना, इस वाटर के बदले एक तरीके से क्या एसीटोन है, एसीटोन में क्योंकि O नेगेटिव होता है ना इधर, तो ये इसको स्टेबलाइज भी करेगा और इसको क्या कर दिया, सेपरेट भी कर दिया। ये बॉन्ड तोड़ने में हेल्प कर दिया, क्योंकि इस एसीटोन इसको इधर खींचेगा, X को इधर खींचेगा, तो ये बॉन्ड तो टूट गया। अब बात करते हैं दूसरा हमारा क्या बचा, KF। यहाँ पर जो था न्यूक्लियोफाइल था, तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल क्या है, F नेगेटिव है। तो अब जरा देखो कि ये जो कैटायन बना है इस ये जो हमारा सॉल्ट था पोटेशियम फ्लोराइड, ये एसीटोन इसको तो सॉल्वेट कर पा रहा है, बट फ्लोरीन नेगेटिव को, F नेगेटिव को सॉल्वेट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है ये CH3 है, ये CH3 है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पर कहीं भी हाइड्रोजन तो है नहीं, तो फ्लोरीन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड तो बनेगा नहीं। तो जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा नहीं तो फ्लोरीन सॉल्वेट ही नहीं होगा, फ्लोरीन को कोई भी घेरने वाला मॉलिक्यूल आसपास है ही नहीं, जिसकी वजह से ये डीएक्टिवेट हो ही नहीं पाएगा। तो इसका मतलब फ्लोरीन जो है फ्री टू अटैक रहेगा। ठीक है, सॉल्वेशन हो रहा है, ध्यान से देखो सॉल्वेशन हो रहा है, बट इस एनायन का नहीं हो रहा है। तो पोलर का काम क्या था, पोलर का काम था बॉन्ड को तोड़ना, बॉन्ड को तोड़ दिया, कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज करना, कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज भी कर दिया। ठीक है, और इसको सॉल्वेट करना, तो क्योंकि ये देखो नेगेटिव बन रहा है तो अगेन इसको भी सॉल्वेट नहीं कर पाएगा। क्लियर है, तो ये न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक कर पाएगा। तो हमने क्या देखा, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट जो होता है वो SN2 मैकेनिज्म में होना चाहिए, अदरवाइज पोलर प्रोटिक में क्या होगा कि न्यूक्लियोफाइल बहुत बैड न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा। यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल पे फर्क ही नहीं पड़ता है सॉल्वेशन का, अगर हम एप्रोटिक सॉल्वेंट लेंगे। क्लियर हो गया। तो यहाँ से हमारा कंक्लूजन क्या निकला कि अगर हम कोई भी सॉल्वेंट नहीं लेते हैं तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा, ठीक है, वो हमारा क्या होगा, स्ट्रॉन्गर बेस होगा, स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल होगा। ठीक है, जैसे जैसे हम डाउनवर्ड जाएंगे बेसिसिटी डिक्रीज होगी, न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज होगी, यानी दोनों पैरेलल एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं। जैसे हम पोलर प्रोटिक लेंगे तो पोलर का मतलब क्या है, यहाँ पे सेपरेशन, यानी CX बॉन्ड को सेपरेट करना, और प्रोटिक का मतलब है सॉल्वेशन, किसका,
एनायन को सॉल्वेट करना यानी न्यूक्लियोफाइल को घेर लेना। तो इसमें न्यूक्लियोफाइल को घेर लेता है सॉल्वेंट, जिसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल बर्बाद हो जाता है, बहुत बकवास न्यूक्लियोफाइल बन जाता है। तो देखो यहाँ पर ये स्ट्रॉन्गर बेस है, ये वीकर बेस है, ठीक है। तो यहाँ पर बेस ये स्ट्रॉन्गर है बट ये न्यूक्लियोफाइल बहुत बकवास है, ठीक है, क्योंकि डाउनवर्ड न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ रही है। क्लियर हो गया। तो पोलर प्रोटिक जो होता है न्यूक्लियोफाइल को बैड बना देता है। तो यहाँ पर दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे, ठीक है। तो जो बेस्ट बेस है, जो अच्छा बेस है, वो बैड न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा, और जो बहुत बकवास बेस है वो बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। अब जरा यहाँ से देखो, नीचे डाउनवर्ड साइज बढ़ता है तो होगा क्या कि आयोडीन का साइज बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, आयोडीन का साइज बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। तो अगर यहाँ पे सॉल्वेशन होगा भी, वाटर के मॉलिक्यूल इसको चारों तरफ से घेरेंगे भी तो बहुत दूर दूर होंगे, क्योंकि इसका जो वॉल्यूम है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि अगर हमारा बेस या हमारा न्यूक्लियोफाइल का साइज बहुत बड़ा है तो वाटर जो है सॉल्वेट तो करता है इस अनायन को, न्यूक्लियोफाइल को चारों तरफ से घेर तो लेता है बट इतना इफेक्टिवली नहीं घेरता है, ठीक है। ये जो घिराव होता है, ये सॉल्वेशन होता है, इतना स्ट्रांग नहीं होता। तो अभी भी इसके पास न्यूक्लियोफिलिसिटी है, यानी अभी भी न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक कर पाएगा, ठीक है। तो जहां अगर ये न्यूक्लियोफाइल हमारा बहुत बड़ा है, इतना बड़ा है, तो ये वाटर मॉलिक्यूल दूर दूर हो जाएंगे क्योंकि वॉल्यूम बढ़ गया। ये अभी भी एक तरीके से न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो जब पोलर प्रोटिक डालते हैं तो हमारा न्यूक्लियोफाइल बर्बाद हो जाता है, बहुत खराब न्यूक्लियोफाइल बन जाता है, ये ध्यान रखना है। पोलर अप्रोटिक दूसरा तरीका क्या है, उस न्यूक्लियोफिलिसिटी को बचाने के लिए हम पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट यूज़ करते हैं। पोलर क्या होता है, CX बॉन्ड को तो तोड़ देता है, बट अप्रोटिक इसमें हाइड्रोजन नहीं होता, तो वो अनायन को यानी न्यूक्लियोफाइल को सॉल्वेट नहीं कर पाता, इसलिए हमारा न्यूक्लियोफाइल की न्यूक्लियोफिलिसिटी मेंटेन रहती है। तो जो स्ट्रॉन्गर बेस होगा वही हमारा स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल भी होगा। क्लियर हो गया। लास्ट हमारा जो इफेक्ट है वो है टेम्परेचर का, ठीक है, टेम्परेचर। तो एक चीज़ देखो यहाँ पर कि ये हमारा 2 स्टेप रिएक्शन है। ये जो हमने रिएक्टेंट को एक्टिवेशन एनर्जी दी और ये इंटरमीडिएट में कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट बन गया। तो यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी बहुत कम थी एज़ कम्पेयर टू इसके, तो ये प्रोडक्ट की एक्टिवेशन एनर्जी कम थी तो थोड़ी एनर्जी में ही कन्वर्ट हो गया, तो ये रिएक्शन फास्टर होगी। तो स्मॉलर एक्टिवेशन एनर्जी, फास्टर रिएक्शन, ठीक है। और एक तरीके से हम ये भी बोल सकते हैं थोड़ा सा रिएक्शन थोड़ी देर ही तो प्रोसीड हुआ था और प्रोडक्ट बन गया, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, तो लो टेम्परेचर पे होता है। अब यही देखेंगे हम कि अगर यहाँ से अगर एक्टिवेशन एनर्जी देनी शुरू की तो एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा देनी पड़ी। जब एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी तो इसको ज़्यादा टाइम लगेगा, तो रिएक्शन हमारा क्या होगा, स्लो होगा। और धीरे धीरे जब बहुत टाइम लगेगा, स्लो रिएक्शन होगा, तो इसकी एक्टिवेशन, ये जो पूरा रिएक्शन होगा उसकी टेम्परेचर क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी। रिएक्शन मिक्सचर की टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो ये हमारा स्लोअर स्टेप है, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है, क्योंकि इसकी एक्टिवेशन, ये जो है ट्रांजिशन स्टेप सबसे ज़्यादा हायर मैक्सिमा है, और ये हमारा रेट डिटर्मिनिंग स्टेप नहीं है, ये हमारा फास्टर स्टेप है। तो ये हमारा काइनेटिक प्रोडक्ट देगा और ये हमारा थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट देगा। तो लो टेम्परेचर पे काइनेटिक प्रोडक्ट मिलता है और हाई टेम्परेचर पे हमारा थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट मिलता है। ये समझ में आ गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। देखो इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत टाइम लगता है। अगर लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं ऐसी वीडियो डालता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।